आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल, आपका पॉलिटिकल टीचर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। आज एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए अध्याय के साथ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी नई सीरीज NCERT कक्षा 12 अभी चल रही है। तो NCERT कक्षा 12वीं की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत का अध्ययन हम कर रहे हैं। यह चैप्टर सेकंड का मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो जिन विद्यार्थियों ने उन वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि पहले आप उन वीडियो को पढ़ लें, समझ लें, तब इस वीडियो को देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत के आगे के चैप्टर को हम पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है जो शॉक थेरेपी। इसको हम पढ़ें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक इसके जो 2 भाग में अपलोड कर चुका हूं, उसमें हमने सोवियत संघ के बारे में पढ़ा है, जिसमें सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत संघ की विशेषता, सोवियत संघ की कमियां खामियां, उसमें क्या क्या दोष थे, सोवियत संघ के विघटन के कारण और सोवियत संघ के परिणाम। साथ ही साथ हमने बर्लिन की दीवार के बारे में और प्रथम, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के बारे में भी संक्षेप में पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जो विद्यार्थी मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सभी से निवेदन रहेगा कि वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि उनको जल्दी से नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। इसके अंतर्गत हम आज पृष्ठ क्रमांक 24 से पढ़ना चालू करेंगे। तो आप जिनके पास किताबें हैं वो बच्चे अपनी किताबें खोल लें और पेज नंबर 24 को खोलें। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। इस शॉक थेरेपी क्या है? आमतौर पर यदि अति लघु उत्तरी में 2 नंबर में प्रश्न आए या 1 नंबर में आए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि शॉक थेरेपी है क्या। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, या दूसरे शब्दों में कहूं तो चोट पहुंचाकर इलाज करना। अब किसको आघात पहुंचा, किसको चोट लगी जिसका हम इलाज या उपचार करेंगे? तो देखो बच्चों, हुआ यूं, किस साम्यवाद के पतन के पश्चात, जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो साम्यवाद का भी पतन हुआ। ये जो पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य थे, जो पूर्वी सोवियत संघ में सम्मिलित देश थे, इनको ये लगा कि समाजवादी व्यवस्था जो है वह खराब है और हमारा विकास जो है वो हुआ नहीं है, और पूंजीवादी जो विचारधारा है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है वह बहुत अच्छी है। इस कारण पूंजीवादी देशों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो पूंजीवादी व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूंजीवाद का विकास हुआ है, और सोवियत व्यवस्था बहुत खराब थी, जिसके कारण सोवियत संघ डूब गया। ऐसी इनकी सोच रही। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ढलने का इन्होंने बनाया। और इस मन बनाने के लिए, अब चूंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सोवियत संघ पूरा डूब चुका था, इन्हें इनके विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता थी।
तो पूंजी किनको आवश्यकता थी इस समय? जो है IMF और WB यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी मनी फंड और वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। तो ये संस्थाएं जो है देशों को कर्ज देने का कार्य करती थी। तो पूर्व सोवियत संघ के देशों ने भी इनसे अपने विकास के लिए कर्जा मांगा। इन्होंने कर्जा मांगा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने इनके सामने शर्त रखी कि आप समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाओ, तब हम आपको सहायता देंगे। अब हम किताब की लाइन देखें तो किताब की लाइन में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। अब ये मॉडल क्या था? मॉडल यह था कि समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद की ओर संक्रमण शॉक थेरेपी कहलाता है। समझ गए होंगे बच्चे, मुझे उम्मीद है। सीधा सा फंडा है कि समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना के लिए जो मॉडल बनाया गया उसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आघात पहुंचाकर उपचार करने को शॉक थेरेपी कहते हैं। समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का जो मॉडल है उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। तो हमने शॉक थेरेपी देखा। अब इस शॉक थेरेपी से क्या क्या परिवर्तन हुए, इसमें क्या क्या खासियत थी, इसके कारण क्या बदलाव हुए, हम देखते हैं अब शॉक थेरेपी की विशेषताएं। नंबर 1, निजी स्वामित्व। हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा था सोवियत संघ की विशेषता, तो हमने देखा था कि इसमें व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया गया है, निजी संपत्ति नहीं होगी। किंतु शॉक थेरेपी की यह विशेषता है कि इसमें मिल्कियत का प्रमुख जो होगा वो निजी स्वामित्व होगा, यानी कि अब निजी व्यक्तियों के हाथ में सारी भागदौड़ रहेगी। नंबर 2, राजकीय संपदाओं का निजीकरण। देखिए, समाजवादी व्यवस्था में क्या होता था कि संसाधनों पर संपूर्ण नियंत्रण जो होता था वो राज्य का अर्थात सरकार का होता था। किंतु शॉक थेरेपी के पश्चात संपत्ति पर संपूर्ण नियंत्रण एवं अधिकार निजी व्यक्तियों का हो गया, यानी कि निजी जो व्यक्ति है वो संपदाओं का स्वामी होगा। जितनी भी राजकीय संपदा है, यानी कि राजकीय जो संपत्ति है, सरकारी जो संपत्ति है, उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। उन सभी राजकीय संपदाओं का अब निजीकरण किया गया। नंबर 3, निजी फर्मों की शुरुआत। हम देखते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में जो है खेती सामाजिक तरीके से की जाती थी, सभी लोग आपस में मिलकर खेती करते थे। किंतु शॉक थेरेपी अपनाने के पश्चात अब इन सामूहिक खेती का स्थान निजी फर्मों ने ले लिया। अब निजी व्यक्ति अपने हिसाब से खेती करते थे। अब समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी तरीके से खेती की जाने लगी। पूंजीवादी तरीका क्या होता है? पूंजीवादी तरीके में व्यक्ति कम और मशीनें ज़्यादा खेती करती हैं, यानी कि मशीनों ने व्यक्तियों का स्थान ले लिया। नंबर 4, मुद्रा का परिवर्तनीय स्थान। ठीक है, मुद्रा जो थी वो अब आपस में बदली जाने लगी, मुद्रा का परिवर्तन होने लगा, मुद्रा एक्सचेंज की जाने लगी। मुद्रा यानी कि हम जैसा हमारा रुपया होता है, तो जो लेन देन करते हैं ना, वो लेन देन के लिए रुपया जो यूज किया जाता है उसे ही मुद्रा क्या कहते हैं।
तो मुद्रा का परिवर्तन होने लगा। नंबर 5, मुक्त व्यापार। शॉक थेरेपी की एक विशेषता यह रही कि इसमें मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। अब तक ये होता था कि सोवियत संघ के जो खेमे थे वो आपस में व्यापार करते थे। जब हमने सोवियत संघ की विशेषता पढ़ी थी तो हमने देखा था कि बंद बाजार की नीति थी, यानी कि ये ना तो किसी को बेचते थे ना ही किसी से खरीदते थे, आपस में व्यापार करते थे। किंतु अब क्या करने लगे, इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। आपस में जो व्यापार करते थे ना, अब उसको बंद कर दिया और इन्होंने अन्य देशों के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। ये सोचते थे कि व्यापार से ही विकास किया जा सकता है, तो इन्होंने अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया। नंबर 6, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव। ठीक है, अब पूर्व सोवियत संघ के जो देश थे, इन्होंने पश्चिमी देशों से व्यापार करना चालू कर दिया, यानी कि पश्चिमी देशों से इनका जुड़ाव होने लगा। ये व्यापार करने के लिए अब पश्चिमी देशों को प्राथमिकता देने लगे। नंबर 7, पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं। ठीक है, शॉक थेरेपी की एक विशेषता यह रही कि इसमें पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है। यदि आपने पूंजीवाद को अपना लिया है तो आप अन्य किसी व्यवस्था को नहीं अपना सकते हो। अब पूंजीवाद के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। नंबर 8, विकास का नियंत्रण पश्चिमी देशों के पास। अब जो पूर्वी सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनमें विकास कैसा होगा, तो इसका नेता जो है पश्चिमी देश बन गए। पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों में किस प्रकार विकास होगा, वहां पर क्या क्या अपनाया जाएगा, कैसे उसका मार्गदर्शन करना है, कैसे उसको नियंत्रित करना है, उसका नियंत्रण एवं निर्देशन करने का काम जो है वो पश्चिमी देशों के पास चला गया। पश्चिमी देश अपने हिसाब से इन देशों का विकास करने लगे। सॉरी। तो ये थी बच्चों शॉक थेरेपी की विशेषताएं। आप इसको पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेगा, और पॉइंट टू पॉइंट जब आप परीक्षा में लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे से अधिक मिलते हैं। अब हमने शॉक थेरेपी की विशेषताएं पढ़ी, अब हम इसका देखते हैं शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो सोवियत संघ के जो देश थे, सोवियत संघ नहीं, अब पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, क्योंकि सोवियत संघ तो समाप्त हो गया, पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे जिन्होंने शॉक थेरेपी यह सोच के अपनाई थी कि इससे विकास किया जाएगा, तो विकास तो नहीं हुआ, इसका सब कुछ उल्टा ही उल्टा होते चला गया। पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों के लिए शॉक थेरेपी के दुष्परिणाम सामने आए। शॉक थेरेपी इनके लिए सबसे खराब व्यवस्था रही। इनको शॉक थेरेपी अपनाने से काफी निराशा आई। अब शॉक थेरेपी के क्या क्या दुष्परिणाम हुए उनको हम बिंदुवार देखते हैं। नंबर 1, अर्थव्यवस्था तहस नहस। पूर्वी सोवियत संघ के जिन गणराज्यों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया था उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई। जो कुछ बचा था वह भी अब इनसे जाता रहा, इनकी जनता पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नंबर 2, उद्योग धंधे चौपट। पूर्वी सोवियत संघ के जिन गणराज्यों ने शॉक थेरेपी को अपनाया था वहां के उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए, उद्योग धंधे चरमरा गए और उद्योग धंधों का निजीकरण हो गया। व्यावसायिक कंपनियों को उद्योग धंधे सौंपना पड़ गए, जिससे पूरी तरह से उद्योग धंधे चरमरा गए। 90% उद्योग धंधे निजी कंपनियों को औने पौने दामों में बेचना पड़ा
औने पौने दाम समझते हैं ना आप, कि मान लीजिए कोई 1 लाख की वस्तु है और उसे आप 1,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? औने पौने दाम। इसी कारण इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहते हैं। उद्योग धंधों को 90% उद्योग धंधों को औने पौने दामों में बेच दिया गया, कौड़ियों के दाम बेचा गया। जो राजकीय नियंत्रण में थे उद्योग धंधे, उनका भी निजीकरण कर दिया गया। तो इन उद्योग धंधों को औने पौने में दामों में बेच दिया गया, कौड़ियों के दाम बेच दिया गया, जिससे ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए। नंबर 3, मुद्रा का अवमूल्यन। जो रूसी मुद्रा थी रूबल का अवमूल्यन हो गया, मुद्रा में काफी गिरावट आ गई। मुद्रा में गिरावट आई तो मुद्रास्फीति भी बढ़ गई। नंबर 4, महंगाई में वृद्धि। जब मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और मुद्रास्फीति बढ़ी तो महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से जनता के पास जो बचत थी, जो जमा राशि थी, वह भी खर्च होती गई और जनता जो है वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नंबर 5, खाद्यान्न संकट। देखिए, समाजवादी तरीके से जब खेती की जाती थी तो सभी को समान रूप से अनाज प्रदान किया जाता था, लेकिन निजी खेती होने लगी तो निजी फॉर्म तो उन्हीं को सामान देते थे जो कि उसका मूल्य चुकाते थे। तो इससे क्या हुआ कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, खाने पीने की वस्तुएं कम पड़ गई, जिससे खाने पीने की वस्तुओं का आयात करना पड़ा। खाने पीने की वस्तुओं का जब आयात करना पड़ा तो जो बची कुची राशि थी वह भी इसको खरीदने में चली गई। तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, जो कि सबसे बड़ी समस्या के सामने इन गणराज्यों के सामने खड़ी हुई। नंबर 6, आर्थिक विषमता। ठीक है, शॉक थेरेपी का दुष्परिणाम यह रहा कि इससे आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। रूस में जो समाजवादी व्यवस्था थी, जब सभी लोग समान थे, किंतु अब निजीकरण होने के कारण अमीर होता गया, जो पूंजीपति था वो और अधिक पूंजीपति हो गया, और जो गरीब था वो गरीब से गरीब होते गया। अब यहां पर धनी और निर्धन दो वर्ग बन गए। समाज में आर्थिक असमानता बढ़ गई। नंबर 7, माफिया वर्ग का उदय। शॉक थेरेपी का दुष्परिणाम यह रहा कि सभी क्षेत्रों में अब माफिया वर्ग का उदय हो गया। माफिया वर्ग सभी क्षेत्रों में सक्रिय हो गया और अपने निजी हित, व्यक्तिगत हित के लिए वो सभी चीजों का अपने हिसाब से फायदा चाहता था। नंबर नेक्स्ट, संसद कमजोर। शॉक थेरेपी का एक परिणाम यह रहा कि अब संसद बहुत कमजोर हो गई। यहाँ के देशों के संविधान बहुत हड़बड़ी में बनाए गए और राष्ट्रपति को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान कर दी गई, जिससे राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख बन गया और संसद की शक्ति दिनों दिन कम होती चली गई, जिससे जनता के हित अनदेखी होने लगी। तो बच्चों, यह था हमारा शॉक थेरेपी के परिणाम, और आप इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा, कंटेस्ट कर लीजिएगा कॉपी पेन में नोट करके, क्योंकि यह परीक्षा में अति आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका शॉक थेरेपी के परिणाम। तो आप ये 8 पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करिएगा और किताब में भी देख लीजिए, किताब में भी यही सब कुछ दिया है, तो आप इसे याद करिए। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक। देखिए, मध्य एशिया में भी संविधान जो है वो बहुत तेज हड़बड़ी में बनाए गए।
यहाँ पर राष्ट्रपतियों ने अपनी इच्छा से, मसलन आप तजाकिस्तान और तुर्कीमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कीमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ऐसे दो गणराज्य रहे जहां पर राष्ट्रपतियों का कार्यकाल 10-10 वर्ष का किया गया, और 10 वर्ष खत्म होने आते तो ये और 10 वर्ष बढ़ा लेते, 10-10 वर्ष बढ़ाकर कम से कम इन्होंने 20-20 साल तक शासन किया। और जब 20 वर्ष तक कोई शासन करता है तो वो सत्तावादी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। इन्होंने जनता के हितों की अनदेखी करना प्रारंभ कर दी, अति शासनवादी ये हो गए और निरंकुशता की ओर इन्होंने व्यक्तिगत चीजों को देखना ही छोड़ दिया। तो आज भी इन देशों में न्याय की व्यवस्था की जाना बाकी है, न्याय की अपेक्षा इन देशों से की जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है संघर्ष और तनाव। संघर्ष और तनाव, इसको हम देखते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ के कई देश संघर्ष के आशंकित हैं। पूर्वी सोवियत संघ के कुछ देश, कुछ गणराज्य ऐसे हैं जहां पर आज भी संघर्ष होता है। ये संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बाहरी ताकतों का दबदबा है। पूर्वी सोवियत संघ के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, यहाँ पर हिंसकवादी और अलगाववादी आंदोलन हुए। कौन से दो गणराज्य? चेचन्या और दागिस्तान। हिंसक आंदोलन, हिंसक का मतलब मारकाट, खून खराबा, यहाँ पर अत्यधिक मारकाट हुई, खून खराबा हुआ। अलगाववाद, अलगाववाद का मतलब होता है अलग राज्य की मांग, ये अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते थे, अपने देश को अलग करना चाहते थे। तो पूर्वी सोवियत संघ के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसकवादी अलगाववादी आंदोलन हुए। मॉस्को द्वारा इन पर सैन्य बमबारी की गई, और जो सैन्य बमबारी की गई इससे मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया। न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, बल्कि इनकी सैन्य बमबारी से जो आज़ादी की मांग थी उसे दबाया नहीं जा सका। तो आप याद रखिएगा, चेचन्या और दागिस्तान 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान एक ऐसा गणराज्य है जहां पर 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गणराज्य है जहां पर 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। तो ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक जो है वो गृह युद्ध चला। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया एक ऐसा गणराज्य है जो शांतिपूर्वक 2 देशों में विभाजित हो गया, चेक और स्लोवाकिया। चेक एक देश बन गया और स्लोवाकिया दूसरा देश बन गया। तो चेकोस्लोवाकिया जो है वो शांतिपूर्वक 2 गणराज्यों में बढ़ गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें बाल्कन क्षेत्र की, तो बाल्कन क्षेत्र का जो यूगोस्लाविया है, पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य यूगोस्लाविया में गृह युद्ध चलता रहा। यहाँ पर लंबे समय तक एक संघर्ष जारी रहा, जिसके चलते यहाँ के 4 प्रांत बोस्निया, स्लोवानिया, हर्जेगोविना और क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया और क्रोएशिया, इन 4 प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यहाँ पर जातीय और गृह युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। बाल्कन क्षेत्र के अतिरिक्त कई और ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी गृह युद्ध जारी है। यूक्रेन, जॉर्जिया, गगारिस्तान,
ये कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर अभी भी संघर्ष जारी है, संघर्ष किया जा रहा है और ये अपने अपने लिए अलग गणराज्य की मांग कर रहे हैं। अब हम एक और पैराग्राफ देख लेते हैं। पूर्वी जो सोवियत संघ था ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। रूस, अजरबैजान, गगाजिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि देश हैं जो कि 10 वर्षों बाद खड़े होने लगे। 2001 के बाद इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, अर्थव्यवस्था में संपन्न होने के लिए इन्होंने कदम उठाए। तो रूस, तजाकिस्तान, गगाजिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये कुछ ऐसे गणराज्य हैं जिनमें खनिज, तेल, धातु, प्राकृतिक गैस से संपन्न है। तो इन्होंने ये सोचा कि हमें अपना विनिर्माण करना है, तो हम हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको बेच देते हैं, उनका निर्यात करते हैं। तो इन देशों ने अपने संसाधनों को, खनिजों, तेलों, प्राकृतिक गैस और धातुओं को बेचना प्रारंभ किया और जो आसपास के देश थे उनको ये इनके वहां से पाइपलाइन गुजरी। तो पाइपलाइन जब गुजरी तो पाइपलाइन का किराया भी मिला, तो इनका भी निर्माण हुआ। ऐसे करते धीरे धीरे 2001 के बाद इन्होंने अपना विकास करना प्रारंभ किया। आज भी कई ऐसे देश हैं जहां पर हाइड्रोकार्बनिक अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे रूस, अफगानिस्तान और चीन के समीप के ये इलाके हैं। अमेरिका भी इन पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। ईरान और अफगानिस्तान से के यहाँ से अमेरिका ने अपने विमान भी उड़ाने की परमिशन ली। तो आज भी ये इलाके जो हैं वो संघर्ष का कारण बने हुए हैं। लगातार इनमें प्रतिस्पर्धा जारी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से चीज़ें हैं जिनको आप याद करिएगा। मध्य एशिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ से छोटे छोटे से प्रश्न बनेंगे। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करिए। और आज के लिए तो इतना ही है। अब हम अगले जो वीडियो में, अगली क्लास में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। मैं ज़्यादा इकट्ठा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास में जितना पढ़ाया जाता है उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब आप आज के प्रश्न नोट करिए। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है? प्रश्न क्रमांक 2, किन 2 गणराज्यों में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन हुए? किन 2 गणराज्यों में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन हुए? उस गणराज्य का नाम बताओ जिसका शांतिपूर्वक बंटवारा हो गया। उस गणराज्य का नाम बताओ जिसका शांतिपूर्वक बंटवारा हो गया। प्रश्न क्रमांक 4, किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला? किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला? मध्य एशिया के उन 2 देशों के नाम बताओ जहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 10-10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उन 2 मध्य एशिया के देशों के नाम बताओ जहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 10-10 वर्षों के लिए बढ़ा लिया गया। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दे सकते हो। वीडियो से संबंधित कोई डाउट्स अगर है तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से मेरे सामने रख सकते हो,
और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कमेंट्स का मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको जवाब दूंगा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अधिक से अधिक बच्चों तक मेरे इन वीडियो को पहुंचाओ। आप सभी की सहायता के लिए हमेशा आपके साथ आपका शिक्षक विनोद गढ़वाल। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.